कैलकुलस एक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैलकुलस पूरे जेई की मैथमेटिक्स का या क्लास 10th के बाद जो भी मैथमेटिक्स हम क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं उस पूरे मैथमेटिक्स का ब्रेन है। ठीक है, कैलकुलस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ मैथमेटिक्स। ये पूरे मैथमेटिक्स को डील कर सकता है अकेले दम पे, बशर्ते आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पोर्शन को ये किस तरीके से डील करने की एबिलिटी रखता है। फिलहाल हम लोग कैलकुलस यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा फंक्शन होगा, ग्राफ और आईटीएफ भी इसी में डिस्कस किया जाएगा। कैलकुलस के दो पार्ट्स हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। पहले हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रल करेंगे। और ये जो फंक्शन चैप्टर हमने यहाँ पे लिखा, फंक्शन, ग्राफ और आईटीएफ, बेसिकली यहाँ पर हमने फंक्शन, ग्राफ और आईटीएफ जो लिखा, ये कैलकुलस का कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये टूल्स है। ठीक है, हम लोग इसको कैलकुलस का टूल्स बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलस का जो चैप्टर होगा वो लिमिट से स्टार्ट होगा। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट हो जाएगा। फिर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट हो जाएगा। बट फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ये फंक्शन पूरे कैलकुलस का एक टूल है। ठीक है, बिना इसकी हेल्प के हम लोग कैलकुलस में कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी फंक्शन में अभी हम थोड़ा बहुत आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे और फंक्शन में ही हम लोग अभी तुरंत इनइक्वालिटी में एंटर कर जाएंगे। इनइक्वालिटी भी यहाँ पे पढ़िएगा, जिनको इनइक्वालिटी पहले से पता है वो लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो बिना ज़्यादा कुछ बातचीत किए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और इसमें ग्राफ का जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आईटीएफ आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेईई मेंस और एडवांस में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल लगभग क्वेश्चंस रहते हैं। इस आईटीएफ को हम लोग इसी चैप्टर में डील कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर कंप्लीट होगा वो एक फंक्शन भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ एक ब्रीफ रिवीजन बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी वाले पार्ट का यहीं पे हम लोग करेंगे। और यहीं पे हम लोग मॉडुलस भी पढ़ेंगे इसी पर्टिकुलर पार्ट में। इसी में हम लोग लॉग का भी पोर्शन पढ़ेंगे जो बेसिक में आप लोग क्लास 11th में पढ़ रखे होंगे। अलग से क्लास 11th के बच्चों के लिए हम उसको सेपरेट पार्ट में वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर इस कैलकुलस को पढ़ने के लिए पीछे का आपको कोई भी चीज़ रिवाइज करने की या किसी वीडियो की देखने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। रिलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आप देख लेंगे। यहाँ पे फंक्शन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बात करेंगे और फंक्शन के बारे में बात करने के बाद से हम लोग तुरंत इनइक्वालिटी में आ जाएंगे। क्योंकि फंक्शन में जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन पढ़ाना या क्वेश्चन करना, सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी वो आएगी इनइक्वालिटी सॉल्व करना। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग डोमेन, रेंज और तमाम तरीके के ऐसे एक्सप्रेशंस को डील करेंगे जिसमें इनइक्वालिटी आएगी। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके की इनइक्वालिटीज़ हमारे सामने आएंगी। तो वो इनइक्वालिटी ट्रबल ना करें, इसलिए उस पार्ट को भी यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। सबसे पहले फंक्शन है क्या, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बट समझो फंक्शन एक्चुअल में है क्या। है क्या? Function is a type of relation. फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल के रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के साथ,
पर्टिकुलर टाइप का क्या मतलब है यहाँ पे, या आप कंप्लीटली यहाँ पे ये समझो कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। जो रिलेशन हम लोग पीछे वीडियो अपलोड किए हैं वहाँ रिलेशन में हमने टाइप्स देखा था, वहाँ रिलेशन में हमने आइडेंटिटी रिलेशन देखा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा था, सिमेट्रिक रिलेशन देखा था, ट्रांजिटिव रिलेशन देखा था, उसके बाद से इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था। उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे फंक्शन बोल सकते हैं कि फंक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन का ही टाइप है। अब किस टाइप का रिलेशन है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऑल functions are relation, but all relations are not always a function. जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी रिलेशन में काउंट किए जाएंगे। जो रिलेशन चैप्टर हमने पढ़ रखा है उस रिलेशन में सारे फंक्शंस काउंट होंगे, लेकिन सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऊपर वाली ये हेडिंग सीधे सीधे बोल रही है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अब कंडीशन आती है कि किस टाइप के रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलने वाले हैं। तो हम लोग उस टाइप की बात करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा रिलेशन होगा जिसको फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, और वहीं से हमारे फंक्शन की डिफिनीशन निकल करके आएगी। यहां पर अभी हमने लिखा था कि फंक्शन जो है वो एक टाइप का रिलेशन है, किसके बीच, दो वेरिएबल के बीच। यहां पर पर्टिकुलरली कैलकुलस में हम लोग या मैथमेटिक्स में हम लोग जो दो वेरिएबल यूज करेंगे वो एक्स और वाई वेरिएबल यूज करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा एक्स और वाई हो, बट यहाँ पे हम नोटेशन में एक्स और वाई का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप वीटी रिलेशन पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह में, वेलोसिटी टाइम का, एक्सीलरेशन टाइम का। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके के दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, बट यहां पर हम टोटली पूरे चैप्टर में जो वेरिएबल यूज करेंगे वो एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब है क्या फंक्शन, हमने यहां पर देख लिया कि फंक्शन क्या था, एक टाइप का रिलेशन था। उसकी डिफिनीशन हम लोग यहां पर कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन को हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो सेट की लैंग्वेज में डिफाइन करने जा रहे हैं। सेट की लैंग्वेज मतलब क्या, if A and B are two non-empty sets, मान लो A और B अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब A और B दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, देन if all the elements of set A related to unique element of set B, then the relation from A to B is called function। हमने अभी बताया कि हम लोग यहाँ पर जो डिफिनीशन फंक्शन की देख रहे हैं, अभी हम फंक्शन को और भी तरीके से डिफाइन करेंगे। जो लोग बिना रिलेशन का वीडियो देखे यहाँ पर चले आए हैं वो लोग थोड़ा सा वेट करें। अगर उनको लग रहा है कि नहीं ये हम पीछे अभी रिलेशन का वीडियो नहीं देखे, वो हमको जाके देखना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा, या जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप थोड़ा सा वेट करें। अभी इस डिफिनीशन के जस्ट बाद आपको फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ये जो डिफिनीशन हमने यहाँ पर लिखी है, ये डिफिनीशन उस लैंग्वेज से लिखी है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। तो उस चीज को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम इस डिफिनीशन को लिखे हैं या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अभी मैथमेटिकली हम लोग उसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे और डिफाइन करेंगे, बातें सबको समझ में आएंगी। बस 2-3 मिनट में आपकी भी डिफिनीशन यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए और बी मान लो कि दो सेट हैं। कैसे सेट हैं, नॉन एम्प्टी। ठीक है, यानी दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तब अगर सारा का सारा एलिमेंट सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, हमने यहाँ पर वर्ड जो यूज किया, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए क्या लिखा जा रहा है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट
ठीक है, यानी सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी बात हो रही है, अगर वो रिलेट हो किससे, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब बोलेंगे कि जो रिलेशन था, ठीक है, जो रिलेशन था ए और बी के बीच में, वो अब क्या बन गया, फंक्शन बन गया। ठीक है, जो रिलेशन था ए से बी, वो अब क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो कैसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, ऐसा रिलेशन जिसमें एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। अब बच्चे यहां पर इस यूनिक वर्ड से थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, हम इसको अभी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या है मतलब, मान लो तुम्हारे पास एक सेट ए है, उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। मान लो एक सेट बी है, इसके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई, इस तरीके से कुछ भी हमने लिख दिया। यहां पर मान लो कि सेट ए, वेन डायग्राम नोटेशन हम पीछे जो है आपको बताए हुए हैं, सेट का भी वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। और दूसरा अभी हमने बोला कि आप वेट करिए, अगर आपको रिलेशन वाला पार्ट बिना देखे ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिए, अभी चीज़ें खुद ही समझ में आएंगी। और जहाँ तक सेट की बात है तो सेट तो सारे लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर मान लो सेट ए है और यहाँ पे मान लो सेट बी है। सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई और सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी दो अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, इस यूनिक वर्ड को समझाने जा रहे हैं, तब हम ऐसे रिलेशन को ए से बी में फंक्शन बोलते हैं। ए टू बी वर्ड ये ध्यान रखना, ए टू बी रिलेशन। ए टू बी रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन में भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा अपने फादर के साथ अगर मार्केट जा रहा है, बच्चे से अगर क्वेश्चन किया जाए कि ये साथ में जो आदमी है ये कौन है, तो बच्चा क्या बोलेगा, ये हमारे फादर हैं। और अगर मान लो उस आदमी से पूछा जाए कि ये कौन है, तो वो बोलेगा कि ये मेरा बच्चा है। तो किस डायरेक्शन से रिलेशन पूछा जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं वो ए टू बी की बात कर रहे हैं, मतलब हम ए के एलिमेंट का बी से रिलेशन देखेंगे। ठीक है, और अगर बी टू ए हो जाता, बात समझ गए वही वाली, ए से पूछा गया कि बी कौन है, बी से पूछा गया कि ए कौन है, तो दोनों रिलेशन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ए टू बी की बात कर रहे हैं। ए टू बी का मतलब हुआ कि ए से बी की तरफ। ठीक है, अब मान लो 1 का रिलेशन ए से हो गया। ठीक है, 1 का रिलेशन ए से हो गया, 1 रिलेटेड टू ए। 2 मान लो रिलेट हो गया बी से। ठीक है, और 2 ही मान लो रिलेट हो गया सी से। तो यहां पर ये यूनिकनेस वर्ड फेल हो गई। कैसे फेल हो गई, देखो हमने बोला कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यूनिक मतलब ये मतलब मत समझो कि इसका सारा एलिमेंट इसके एक ही से रिलेट हो जाए, मतलब 1 भी ए से, 2 भी ए से, 3 भी ए से, 4 भी ए से, ऐसा नहीं है। इस यूनिक वर्ड का मतलब है कि सेट ए का जो एक एलिमेंट है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा। अब जैसे यहां पर 2 क्या कर रहा है, 2 सेट ए का एक एलिमेंट है और ये सेट बी के 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। किसमें, फंक्शन में। ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया। और यहां पर जो बोला है कि सेट ए का एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तो यहां पर ये वाला अगर तुम मिटा दोगे मान लो हमने बोल दिया कि 3 का सी से रिलेशन और 4 का भी सी से रिलेशन, ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, अभी हम सारी बातों को अलग अलग समझा देते हैं, अलग अलग बता देते हैं। यहां पर हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो ए से बी में रिलेशन पढ़ रहे हैं, एरो इस तरह से दिखा दिया हमने। यहां एक चीज देखो, 1 का ए से रिलेशन हो गया, तो 1 का कितने एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है, ए के साथ, केवल ए के साथ। तो 1 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, एक यूनिक एलिमेंट के साथ। किसके साथ, ए के साथ। 2 का रिलेशन केवल बी के साथ। 3 किससे रिलेटेड है, केवल सी के साथ। 3 का रिलेशन और किसी के साथ नहीं है। 4 किससे रिलेटेड है, केवल सी के साथ। बात समझ में आया। तो सेट ए का सारा एलिमेंट
1 2 3 4 4 एलिमेंट थे सेट ए में। सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो हमने यहां पर एरो बनाया, यहां पर देखो ये जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में तुम एक चीज देख रहे हो कि सेट ए का सारा एलिमेंट यूज कर लिया हमने। कोई एलिमेंट खाली है क्या? नहीं खाली है। तो ये डिफिनीशन तो फुलफिल हो गई कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब बोला है रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां यूनिकनेस का मतलब यह है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन बनाएगा। यानी 1 अगर ए के साथ रिलेशन बना लिया तो अब 1 किसी और के साथ रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकता। 2 अगर बी के साथ रिलेशन बना लिया तो 2 अब बी के अलावा किसी और के साथ रिलेट नहीं हो सकता। 3 अगर सी के साथ रिलेशन बना लिया तो 3 अब किसी और के साथ रिलेट नहीं हो सकता। 4 ने सी के साथ रिलेशन बना लिया तो 4 अब किसी और के साथ रिलेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये इस यूनिक वर्ड का मतलब है। दूसरा यहां पर आप चीज एक देख रहे हो कि डी और ई 2 एलिमेंट सेट बी में खाली रह गए। तो यहां पर एलिमेंट खाली रहें या न रहें इससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस डिफिनीशन में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि सेट बी का सारा एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। कहीं लिखा है डिफिनीशन में? हमने एक चीज जरूर लिखा कि सेट ए का सारा एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि सेट बी का सारा एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं इन्वॉल्व होता है तो भी ये हमारे फंक्शन की डिफिनीशन को गड़बड़ नहीं करने जा रहा है। ठीक है, तो यहां ए का सारा एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया और यूनिकनेस का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहां पर इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। मान लो कि हम यहां डायग्राम से, वेन डायग्राम से 2-3 यहां पर फोटो बना रहे हैं और इन फिगर्स को देखो। जैसे मान लो कि यहां पर सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। हम ए से बी में रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ए टू बी रिलेशन का मतलब हो गया एरो जो होगा वो ए से बी की तरफ एरो बनेगा। और अगर यहीं लिख देते बी टू ए रिलेशन तो एरो जो ये एरो का साइन है वो बी से ए की तरफ बनता। अब मान लो यहां पर हमने लिख दिया 1 2 3 4, यहां लिख दिया ए बी सी डी ई। 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन भी ए के साथ, 3 का रिलेशन बी के साथ और 3 का रिलेशन सी के साथ, 4 का रिलेशन डी के साथ। क्या आप इसको फंक्शन बोलेंगे? तो चलो डिफिनीशन देखते हैं। हम यहां देख रहे हैं सेट ए का सारा एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए रिलेशन में, तो रिलेशन में सेट ए का 1 2 3 4 सारा इन्वॉल्व हो गया। सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यूनिक का मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ है? केवल ए से। 2 किसके साथ रिलेटेड है? केवल ए से। 3 किसके साथ रिलेटेड है? 3 देखो बी और सी दोनों से रिलेटेड हो गया। तो 3 का जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि 3 ने 2 के साथ रिलेशन बना लिया। ठीक है, 3 जो सेट ए का एलिमेंट था उसको एक कंडीशन में बांध दिया गया कि देख तू किसी 2 के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। तो यहां पर जो सेट ए है इसका जो एक एलिमेंट 3 है ये 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। देखो इसका 2 एलिमेंट इसके एक के साथ रिलेशन बना सकता है, ऐसा इसमें नहीं बोला गया है कि इसका 2 इसके एक के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। बात समझ में आ रहा है? इसका एक एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे? ये नॉट फंक्शन। और ये वाला मेरा क्या हो गया? फंक्शन। और इससे भी बढ़िया तरीका इस वेन डायग्राम से इसको समझने का कि आप एक चीज ध्यान रखो, जो पहला वाला सेट है जहां से हम एरो इधर की तरफ चेंज कर रहे हैं, इसमें ये जो पहला वाला सेट है इसको सन की तरह और इस वाले सेट को फादर की तरह देखो, दिमाग में रखो। अगर ये सन है और ये फादर है और अगर ये रिलेशन, जो भी रिलेशन हो, सन और फादर के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जैसे यहां पर भी हम सन लिख दें, यहां पर भी फादर लिख दें, तो अगर ये सन और फादर के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, जो भी इस सन और फादर के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। देखो कैसे सन और फादर के रिलेशन को सेटिस्फाई करने की बात हो रही है। कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सन, ए मतलब सन, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब सारे के सारे जो सन हैं, जो बच्चे हैं, क्या है? हैव अ यूनिक फादर।
ठीक है, सेट बी के साथ रिलेशन बना रहा है। तो ये तो जनरल सी बात है कि इस यूनिवर्स में जितने भी बच्चे हैं उनका कोई ना कोई फादर है और वो फादर कैसा है, यूनिक है। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 है, 1 का फादर ए, 2 का फादर बी, 3 का फादर सी, डी का फादर सी, ये पॉसिबल है। 3 और 4 ये दोनों भाई हो गए क्योंकि दोनों के फादर कौन हो गए, सी हो गए। अब यहां पर डी और ई ये दोनों ऐसे फादर हैं जिनका कोई सन नहीं है। बात समझ में आया? अब बोलोगे कि सर ये फादर तब कैसे हो गए जब कोई सन नहीं है? तो बच्चा हो सकता है कि इन दोनों की डॉटर्स हों। हम यहाँ पे इसीलिए चाइल्ड नहीं लिखे, सन लिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको एलिमेंट एम्प्टी भी दिखाना था, खाली भी दिखाना था। अगर यहाँ चाइल्ड लिख देते और फादर लिख देते तो अगर कोई, जैसे ये जरूरी है कि चाइल्ड है तो उसका कोई ना कोई फादर है, और अगर कोई फादर हो चुका है तो कोई ना कोई उसका चाइल्ड होगा। लेकिन हमने यहाँ पर उस चाइल्ड का एक पर्टिकुलर पार्ट यूज कर लिया, सन। तो यहाँ पर डी और ई ऐसे फादर्स हैं जिनका कोई सन नहीं है, हो सकता है कि उनकी डॉटर्स हों। तो ये हमारे सन और फादर के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब यहां पे बात करते हैं, यहां सन और फादर के रिलेशन को देखो। 1 का फादर ए, 2 का फादर है, चलेगा, 2 सन 1 फादर। लेकिन 3 एक सन है और बी और सी दोनों इसके फादर हैं, तो 3 का फादर बी और 3 का फादर सी, ये पॉसिबल केस नहीं है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिलेशन हम पीछे चैप्टर पढ़ के आए हैं, उस रिलेशन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो फंक्शन इसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि एक सेट ए और एक सेट बी है। सेट ए से सेट बी की अगर बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ए का सारा एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। अब शायद इस यूनिक का मतलब आपको इस सन और फादर से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एवरी सन हैव अ यूनिक फादर। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बॉयज हैं, जितने भी चाइल्ड हैं, सबके क्या होते हैं, एक यूनिक फादर होते हैं। तो यहां पर इस यूनिक वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो ये फंक्शन है एंड, अब लिखो इसको, वो सारी चीजें नोट करते रहना। एंड डिनोटेड बाय, और हम इसको डिनोट करते हैं कैसे, एफ सच दैट, इसको पढ़ते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। ठीक है, मतलब क्या है, अगर इस तरीके का कहीं पर भी वर्डिंग लिखा हो, ऐसा कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ क्या है, एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन, सेट ए से सेट बी में। ठीक है, ए टू बी, ए से बी में। ठीक है, अगर यहां पर बी यहां पर ए लिख दिया जाता तो दोनों का मतलब चेंज हो जाता। अभी हमने आपको एग्जांपल देकर समझाया कि दो लोग अगर हैं, अगर ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों में एक ही रिलेशन हो। अगर ये सन है और ये फादर है, अगर यहां से यहां पर रिलेशन हो ये वाला, तो इससे पूछा जाएगा कि ये कौन है, तो ये बोलेगा ये मेरे फादर हैं। और इधर से अगर पूछा जाएगा कि ये कौन है, तो ये बोलेगा कि ये मेरा क्या है, सन है। तो यहां पर ये दोनों का प्लेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए टू बी और बी टू ए, ये दो अलग अलग फंक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ए और बी का प्लेस। तो यहां पर एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं फंक्शन को। ठीक, अब यहां पर इसी फंक्शन को हम दूसरे तरीके से डिफाइन करने जा रहे हैं, और उस डिफाइंड करने से पहले हम थोड़ा यहां पर एक बात कर लेते हैं कि ये जो सेट है, जो पहला वाला सेट है, ये जो पहला वाला सेट है जिसका सारा एलिमेंट हम यूज कर रहे थे, जो फर्स्ट वाला सेट है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। किसका, ऑफ फंक्शन। डिनोट किससे करते हैं, डी और नीचे एफ। और ये जो सेट बी है इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, सी एफ। ठीक है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जो दो सेट हमने यूज किए थे फंक्शन में,
इस फंक्शन की डिफिनीशन हमने जो यहाँ पर आपको बताई, इस फंक्शन में हमने जनरली दो सेट यूज किए, एक सेट ए यूज किया, एक सेट बी यूज किया। तो ये जो पहला वाला यहाँ पर सेट लिखा होता है ये पहला वाला सेट क्या कहलाता है? डोमेन ऑफ द फंक्शन का सेट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? इस फंक्शन का डोमेन है। अब क्वेश्चन आता है कि सर डोमेन क्या है, तो अभी हम लोग डोमेन को एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको देख लो। और ये जो बी वाला सेट है, ये बी वाला सेट कहलाता है कोडोमेन। ठीक है, बी को क्या नाम देते हैं? कोडोमेन। यहां पर इसका एक नाम और होता है इनपुट, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। इसका एक नाम और होता है प्री इमेज, और इसका नाम इमेज। इसका एक नाम और हम दे सकते हैं इंडिपेंडेंट, और ये कहलाता है डिपेंडेंट। तो यहां पर जो f सच दैट a टेंड्स टू b जो हम फंक्शन को डिनोट किए, नोटेशन जो फंक्शन का लिखे, इसमें जो पहला वाला सेट यूज किए उस सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, और जो दूसरा वाला सेट यूज किए इसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यानी अभी जो हम एग्जाम्पल से इसको समझ रहे थे, उस एग्जाम्पल की अगर बात करें, जरा ध्यान से देखना और समझना। यहाँ पर एक नाम और हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है। यहाँ 1 2 3 4 हमने एलिमेंट लिया था, यहाँ पर हमने एलिमेंट ए बी सी डी ई लिया था। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर 1 अगर ए से रिलेट हो गया, 2 अगर बी से रिलेट हो गया, 3 भी अगर बी से रिलेट हो गया, 4 अगर सी से रिलेट हो गया, तो क्या ये रिलेशन जो हमने यहाँ क्रिएट किया ये फंक्शन है? तो अब तुम इस डिफिनीशन के हिसाब से बिना दिमाग लगाए बस ये ध्यान में रखो कि ये सन और ये फादर, देखो कि सन और फादर के बीच जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1 के पापा का नाम ए, 2 के पापा का नाम बी, 3 के पापा का नाम भी बी, मतलब ये दोनों भाई हो गए, 4 के पापा का नाम सी। ठीक है, ये तो ठीक है, ये एक फंक्शन है, क्योंकि ये सन और फादर के रिलेशन में किसी भी टाइप का डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है। इसका एक एलिमेंट इसके 2 से रिलेट हो जाता तो डाउट क्रिएट हो जाता। तो खैर ये एक फंक्शन तो बन गया, तो हम बोलेंगे कि यस इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन तो है। अब हम बात करें इसके डोमेन की। ठीक है, अगर कोई बोले कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो यहां पर अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे तो हमने यहां पर जो फंक्शन बनाया वो कैसा है? f सच दैट a टेंड्स टू b, a से b की तरफ एरो बनाया हमने। तो यहां पर जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो हो जाएगा सेट a। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा सेट a। सेट a का मतलब पूरा का पूरा 1 2 3 4। ठीक है, कोडोमेन की अगर बात करें तो कोडोमेन ऑफ द फंक्शन पूरा का पूरा सेट बी हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ये हमने यहां पर आपको बताया। ठीक, अब यहां पर एक चीज देखो ध्यान से, एक नया नाम यहां पर आता है रेंज। ठीक है, एक नया नाम आता है रेंज। अभी हम इसको भी डिफाइन करते हैं अलग तरीके से। यहां जो भी डिफिनीशन हो रही है सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन किसको बोलते हैं? तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो होता है इसी बी में से निकाला जाता है। ठीक है, रेंज जो होता है वो फंक्शन का ये बी का पार्ट होता है, ए का पार्ट नहीं होता है। ए डोमेन का पार्ट है और बी का ही पार्ट रेंज होता है। अब रेंज होता कौन सा एलिमेंट है बी का? तो इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन हमने यहां पर बनाया, इस रिलेशन में सेट बी का जो भी एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिलेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये हुआ कि यहां आप एक चीज देख रहे हो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में ऐसे 2 एलिमेंट हैं डी और ई जिनका कोई भी लेना देना ही नहीं था रिलेशन से। मतलब ये दोनों डी और ई यहां पर हैं तो भी कोई काम के नहीं है, और नहीं भी रहते तो भी कोई काम के नहीं रहते, क्योंकि हमसे पूछा जब गया तो हमने बोला ए के पापा 1 के पापा ए, 2 के पापा बी, 3 के पापा बी, 4 के पापा सी। डी और ई का तो कोई नाम ही नहीं आया, तो ये दोनों एलिमेंट इस रिलेशन में आए ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो भी एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है सेट बी का, क्योंकि हमने डिफिनीशन में तो ये बोल रखा है ना कि सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ए डोमेन हो गया। डोमेन में कोई भी यहां पर टेंशन की बात नहीं है, ए में जो भी है वो पूरा डोमेन है।
ए में जो भी है वो पूरा पूरा डोमेन है। लेकिन हमने इस डिफिनीशन में कहीं पर ये नहीं लिखा कि सेट बी का भी सारा एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सेट बी का जो भी एलिमेंट रिलेशन में इन्वॉल्व होगा, यहां रिलेशन में इन्वॉल्व कौन कौन हो रहा है, ए बी और सी, तो ये इन्वॉल्व्ड एलिमेंट जो होंगे सेट बी वाले, इन्हीं को नाम दिया जाता है रेंज ऑफ द फंक्शन, और इसको डिनोट करते हैं आर एफ से। तो यहां पर जो रेंज ऑफ द फंक्शन की हमने बात की, तो रेंज ऑफ द फंक्शन आर एफ में हमारा जो एलिमेंट होगा वो ए बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि रेंज इज क्या, सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि रेंज हम कहां से निकाल रहे हैं, इस बी में से निकाल रहे हैं, और बी क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, तो कोडोमेन के ही कुछ एलिमेंट्स या पूरे एलिमेंट, मान लो कि इसमें डी और ई नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में अगर डी और ई यहां नहीं लिखे होते तो बी का पूरा ए बी सी कोडोमेन होता, और वही ए बी सी तुम्हारा रेंज भी हो जाता। तो ऐसी स्थिति में रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो जाते, दोनों सेम हो जाते। ठीक है, तो पूरा का पूरा कोडोमेन भी रेंज हो सकता है। तो रेंज हो क्या रहा है, रेंज कोडोमेन के अंदर से ही निकाला जा रहा है। ठीक है, रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर से ही निकाला जा रहा है। कोडोमेन के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वही हमारे रेंज हो गए थे। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का जो रेंज होता है वो उसके कोडोमेन का ही सबसेट होता है, उसको हम उसके कोडोमेन में से ही निकालते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और रेंज बोलते किसको हैं, तो रेंज उसको बोलते हैं जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो ये हम लोग फंक्शन की डिफिनीशन देखें किसके रिस्पेक्ट में, सेट की लैंग्वेज में। अगर सेट से अगर कोई फंक्शन को डिफाइन करना चाहे या रिलेशन की वर्डिंग से अगर कोई फंक्शन को डिफाइन करना चाहे तो वो इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर सकता है। अब डायरेक्टली फंक्शन को कैसे हम लोग मैथमेटिकली यहां पे डिफाइन करेंगे वो देखो। अभी हम लोग डोमेन और रेंज की डिफिनीशन भी देखेंगे आगे। तो हम ये बोल सकते हैं सम ये हम लोग यहां पे सेकेंड डिफिनीशन देख रहे हैं फंक्शन की, सम एक्सप्रेशंस which या ऐसे समझो, ऐसा कोई भी रिलेशन की ही लैंग्वेज में देख लो। जैसे आप फार्मूला देखते हो, फार्मूला बनाते हो, अभी इसको लिखवाते हैं। जैसे आप फार्मूला बनाते हो तो फार्मूले में आप क्या देखते हो, जैसे मान लो एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसमें पाई कांस्टेंट है 22/7 या 3.14, जो भी वैल्यू आप लोग लिखते हो एक इरेशनल नंबर है। और आर क्या होता है, तो एरिया जो हम लोग लिखते हैं किसी भी सर्कल का वो क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया और रिलेशन, एरिया और रेडियस अगर कोई बोल दे कि यहां पर a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल की एरिया है, तो एक्चुअल में ये है क्या ये a एरिया और r रेडियस, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। ठीक है, जैसे आप लोग लिखते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, फार्मूला पढ़े हो ना, बोलो, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लिखते हो। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिखा, वेलोसिटी या स्पीड जो भी लिखा फिजिक्स के हिसाब से, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये s और t या s और v या v इज इक्वल टू लिखते हैं s बाई टी। तो v और t जो भी हुआ ये क्या हो गया, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच या किसी भी दो वेरिएबल के बीच एक रिलेशन को इंडिकेट करे। जैसे मान लो कह दिए एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो है
वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये बताओ कि t आवर्स के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4t किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहां पर ये s डिस्टेंस और t टाइम तो इस s और इस t के बीच में एक रिलेशन फॉर्म कर रहा है, एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, a और r के बीच एक एक्सप्रेशन है, ये s और t के बीच एक एक्सप्रेशन है। तो यहां पर जो हम बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखो, यहां पर बोलने जा रहे हैं कि सम एक्सप्रेशंस, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस वेयर, जहां पर ईच इनपुट x, ठीक है, हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। y, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन या बोल सकते हो ऐसा कोई भी रिलेशन, ठीक है, दो वेरिएबल के बीच, जिसमें प्रत्येक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट हो। ठीक है, सम एक्सप्रेशंस वेयर ईच इनपुट x हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। क्या मतलब है, इसको समझते हैं हम लोग जरा सा, मैथमेटिक्स से हट करके थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि एक एक्सप्रेशन हमने बनाया a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इनपुट मतलब क्या, जैसे ये क्या है, एरिया किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पे। अगर हम इस रेडियस को बदलते जाएं तो एरिया भी बदलेगी, यानी एरिया किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो रेडियस कैसा टर्म यहाँ पे कहलाएगा, इंडिपेंडेंट टर्म कहलाएगा, और एरिया जो कहलाएगा ये डिपेंडेंट टर्म कहलाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे दिखाया था कि इंडिपेंडेंट यानी डोमेन, डोमेन के नीचे इंडिपेंडेंट लिखा था, और डिपेंडेंट यानी रेंज या कोडोमेन। तो यहाँ पर जो आर होगा ये किसको इंडिकेट करेगा, इनपुट को या तुम्हारे इंडिपेंडेंट टर्म को, और यहाँ जो एरिया है ये तुम्हारे आर पे डिपेंड करेगा। रेडियस बदलेगी तो एरिया भी बदलेगी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। तो यहां पर अब हम इसको फंक्शन कब बोलेंगे, फंक्शन कैसे बोलेंगे। अब देखो एक चीज और लिखते हैं यहां पे, अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां पर भी देखो हमारे पास क्या है, एक x है और एक y है। ठीक है, यहां पर भी दो वेरिएबल हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम डिस्कस करें, जरा ध्यान से देखो, तो यहां पर जो हम r की वैल्यू लिखेंगे, तो जो भी हम r की वैल्यू लिखेंगे उसके हिसाब से जो हमको a मिलेगा वो अलग तरीके का मिलेगा। कैसे, अगर मान लो हम r के जगह क्या पुट कर दें, r के जगह हम पुट करें कोई भी वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा, r के जगह मान लो 1 लिखे तो एरिया हो जाएगी पाई, r के जगह 2 लिखेंगे तो एरिया हो जाएगी 4 पाई, r के जगह 3 लिखेंगे तो एरिया हो जाएगी 9 पाई। और यहां तुम देखो, तुम r की जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट वैल्यूज अगर यहां पर रखते जाओगे, अगर तुम r की वैल्यू बदल बदल के रखते जाओगे तो हर एक r के लिए अलग a मिलेगा। ठीक है, r बदलोगे a बदल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो अलग अलग r पर एक a मिल जाए, होगा क्या, नहीं होगा। तो हमने यहां पर क्या लिखा कि सम एक्सप्रेशंस वेयर ईच इनपुट x, यहां पर ये इनपुट का काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट को ही हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, इनपुट। हम रख किसको रहे हैं, r को रख रहे हैं, मिल क्या रहा है, a। तो जो डाला वो r और जो मिला वो तुम्हारा a, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, आउटपुट। ठीक है, तो यहां पर हम r की डिफरेंट वैल्यूज यहां पे रखते जा रहे हैं, तो हमको a की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। हर एक अलग r के लिए, एक अलग इनपुट के लिए हमको एक अलग आउटपुट मिल रहा है।
ठीक है, हमने पीछे आपको बताया था अभी डिफिनीशन, उस डिफिनीशन से इसको समझने की कोशिश करो जो लोग वहां समझ गए थे कि हर एक ए का जो अलग एलिमेंट था वो बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड था। मतलब क्या, एक सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ जाकर के रिलेशन बना रहा था, एक ए दो बी का एलिमेंट नहीं दे रहा था। ऐसे ही एक आर दो ए नहीं देगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर उसी चीज को देखा जाए, मान लो हम यहां x को इनपुट मान लें और y को आउटपुट मान लें, जैसा हम यहां पे लिखे हैं, तो यहां पर तुम एक चीज देखो, यहां y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर बात करें, अगर हम यहां x की वैल्यू को 4 रख देते हैं, x की वैल्यू 4 माने इनपुट हमने 4 डाल दिया, तो x की वैल्यू अगर हमने 4 डाल दी तो देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, y की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी, यानी 4x किससे रिलेटेड हो गया, 3 से भी, और यही 4 किससे रिलेटेड हो गया, -3 से भी। तो 4 जो इनपुट था, जो यहाँ पर 4 इनपुट है, ये इनपुट क्या दे रहा है, 2 आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहां जो डिफिनीशन लिखी कि सम एक्सप्रेशंस वेयर ईच इनपुट x हैज एग्जैक्टली 1 आउटपुट y, तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे, जो एक इनपुट डालने पर एग्जैक्टली एक ही आउटपुट देंगे, ऐसे जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उन सबको क्या कहा जाएगा, कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो सम एक्सप्रेशंस वेयर ईच इनपुट x हैज एग्जैक्टली 1 आउटपुट y कॉल्ड फंक्शन, और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय y इज इक्वल टू fx। इसको किससे डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू fx से। यहां पर ये जो रिलेशन है, इसमें x का काम कौन कर रहा है, r किसका काम कर रहा है, x का, और a किसका काम कर रहा है, y का। तो हम इसको इस तरीके से अगर लिख दें कि y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, तो यहां पर y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन कहलाएगा जिसको फंक्शन बोला जा सकता है। लेकिन यहां पर जो एक्स वाई है ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां डिफिनीशन को ये फेल कर रहा है, हर एक x के लिए केवल एक ही y आना चाहिए। यहां पर देखो एक x हमने डाला था 4 और y क्या मिला, y की 2 वैल्यू मिली, क्या क्या मिली, +3 भी मिल गई और -3 भी मिल गई। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें एक इनपुट पर केवल और केवल एक ही आउटपुट मिलेगा, ऐसे सारे के सारे रिलेशन या ऐसे सारे के सारे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, फंक्शन नाम देते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, y इज इक्वल टू fx से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेली अगर लाइफ से इसको कोरिलेट करने की कोशिश की जाए, ये समझ गए सभी लोग, तो ऐसा कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई, या किसी भी 2 वेरिएबल एक्स वाई के अलावा भी कोई 2 वेरिएबल हो सकते हैं, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 वेरिएबल के बीच रिलेशन दिखाया गया हो, उस रिलेशन को फंक्शन तभी बोला जा सकता है जब एक इनपुट पर केवल और केवल एक ही आउटपुट मिले। ठीक, अब यहां पर एक चीज और देखो, एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 1 का मतलब एक से कम भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा इनपुट जिस पर कोई आउटपुट ही ना मिले, तो वो भी पार्ट हमारा फंक्शन का पार्ट नहीं कहलाएगा। खैर इस पे भी हम लोग आगे चर्चा और करेंगे जब डोमेन वगैरह डिस्कस करेंगे। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, मान लो ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, मान लो कि ये एक सेब है, एप्पल। ठीक, ऐसे ही मान लो कि यहां पर तुम्हारा दूसरा एप्पल है। ये मान लो तुम्हारे पास तीसरा एप्पल है। एप्पल अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है,
सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां पर बात करें वेट की, ठीक है, यहां पर ये जो एप्पल है, इस एप्पल, इसका नाम मान लो एप्पल ए है, ठीक है, इस एप्पल का नाम मान लो बी है, इस एप्पल का नाम मान लो सी है। ए एप्पल, बी एप्पल और सी एप्पल, यहां पर एप्पल हो गए और यहां वेट हो गया। हम बोले कि यहां पर हम एक चार्ट तैयार करने जा रहे हैं इस एप्पल्स और उसके वजन का, वेट का, ठीक है। तो क्या हम यहां पर ये जो एप्पल और वेट का एक रिलेशन फॉर्म करेंगे वो फंक्शन कहलाएगा? सोच के देखो। तो यहां पर जो एप्पल हो गया ये हमारा इनपुट हो गया, इसको उठाया, इसका वजन किया, मान लो इसका वजन आया तुम्हारा 100 ग्राम, ठीक। मान लो इसका वजन आ गया तुम्हारा 150 ग्राम, मान लो इसका भी वजन आ गया 100 ग्राम। क्या हम इसको फंक्शन बोलेंगे? बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ए का वजन 100 है, सी का वजन भी 100 है। ये मत कंफ्यूजन है कि सर दोनों का वजन तो सेम हो गया, उसकी बात नहीं हो रही। हाँ, ए का वजन 100 है और ए का ही वजन 150 है, ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या? नहीं। एक ही सेव का 2 वेट हो सकता है, एक सेव है उसका 2 वेट हो सकता है। एक सेव उठाया और बोला गया कि इसका वेट करो, तो उसका वेट क्या आएगा? या तो 100 आएगा, या तो 150 आएगा, या तो 200 ग्राम आएगा, या तो 250 ग्राम आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही सेव का 2-3 वजन आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर जो रिलेशन ये क्रिएट होगा, ये कैसा रिलेशन कहलाएगा? ये फंक्शन कहलाएगा। यहां पर ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। अब यहां से तुमको वो भी बात समझ में आ गई होगी, ये तुम्हारा सेट ए और ये तुम्हारा सेट बी हुआ। सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं। मतलब यहाँ सेव का नाम ABC हो गया और वजन यहाँ पर जो हो गया वो 100 ग्राम और 150 ग्राम हो गया। तो यहाँ ए का भी वजन 100 ग्राम है, सी का भी वजन 100 ग्राम है और बी का वजन 150 ग्राम है। ये हमारा फंक्शन होगा। देखो ये सन और फादर के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए का फादर ये हो गया, सी का भी फादर ये, मतलब ये दोनों भाई हो गए, और बी का फादर ये हो गया। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये किसको रिलेट कर रहा है, रिलेशन इंडिकेट कर रहा है, ये फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, हमको लगता है कि फंक्शन की जो जनरल डिफिनीशन है वो समझ में आ गई होगी। अब हमने यहाँ पर जो लिखा था कि फंक्शन को हम लोग जो डिनोट करते हैं, यहाँ वो किससे डिनोट कर रहे थे? y = fx से। यहाँ पर टोटली हम लोग फंक्शन की डिफिनीशन ये भी देख रहे हैं। अभी डिफिनीशन देखने के बाद से फिर आगे हम लोग बात करेंगे और भी, ठीक। अब जैसे मान लो कहीं पर भी लिख दिया गया y = 3x² - 2x + 2। हमने अभी बताया कि ये जो डिफिनीशन सेकंड वाली बताई, कैसे बताए थे कि फंक्शन कैसे लिखते हैं, y = fx टाइप का। तो ये क्या है? ये x और y में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन। x y में एक एक्सप्रेशन है। यहां पर हम इस y को क्या लिख सकते हैं? fx। हमने अभी बताया पीछे कि y = fx। फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? y = fx, मतलब y fx से डिनोट होगा। और ये 3x² - 2x + 2, तो y की जगह fx लिख सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये फंक्शन होगा? होगा। क्यों? क्योंकि हर एक अलग x के लिए एक अलग हमको fx मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू बदलते रहो। जैसे मान लो हम यहाँ x के जगह 0 पुट कर देते हैं। x के जगह 0 पुट करने का मतलब इस पूरे सिस्टम में इनपुट, x हमारा इनपुट है, x क्या है? इनपुट। और ये पूरा जो रिजल्ट मिलेगा fx, ये आउटपुट होगा, यानी y हमारा आउटपुट होगा। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 - 0 + 2, यानी = 2 आएगा। यानी f0 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक। तो यहाँ पर जो 0 था ये क्या था? x था। और 2 किसकी वैल्यू मिली? ये 2 किसकी वैल्यू मिली? इस y की, क्योंकि y को ही तो हम यहाँ पे fx लिखे थे। तो यहाँ पर हमको क्या मिला? यहाँ पर हुआ कि x = 0 पर y की वैल्यू 2 हो गई। और इसको हम लोग कोऑर्डिनेट पर कैसे डिनोट करते हैं? तो आपको पता है 0 और 2 से, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे ग्राफ की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ x की एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 2 मिल गई। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। यहीं पर अगर मान लो हमने बोल दिया कि f1,
तो F1 पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो 3 - 2 + 2 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि x की वैल्यू जब तुमने 1 रखी थी तो y की वैल्यू तुमको क्या मिली थी 3 मिली थी, यानी यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा 1 और 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इनपुट आउटपुट। तो जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं उस कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट वाला प्लेस होता है उस फर्स्ट वाले प्लेस को हम लोग इनपुट बोलते हैं, और जो सेकंड वाला प्लेस होता है उस सेकंड प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं। जो हम लोग मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एब्सीसा और ऑर्डिनेट के नाम से जानते थे, यहाँ पर फंक्शन चैप्टर में हम लोग इसको एब्सीसा ऑर्डिनेट ना बोल करके इनपुट और आउटपुट भी बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इनपुट यानी x और सेकंड वाला आउटपुट यानी y। यही जो यहाँ पर y की वैल्यू मिलती जा रही है ना, यही y की जो वैल्यू मिल रही है, इसी y की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का रेंज। यानी यहाँ पर जो 2 हो गया ये रेंज हो गया, 3 जो हो गया रेंज हो गया, 0 हमारा डोमेन हो गया, 1 हमारा डोमेन हो गया। तो जो x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे वो डोमेन कहलाएगा, और x की वैल्यू रखने पर जो y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा डोमेन और रेंज समझने से पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं। फंक्शन है क्या, तो पूरे सिस्टम को जो अभी तक हम लोग पढ़े उस पूरे सिस्टम से हमको ये समझ में आया कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, सॉरी फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन। फंक्शन एक तरह का मशीन है। कैसा मशीन है, इसके अंदर जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि हमने क्या लिखा था f(x) = 3x² - 2x + 2, ये हमने एक फंक्शन लिखा था। इस फंक्शन में हमने क्या देखा कि इस फंक्शन में अगर हम 0 फेंके, 0 डाले तो बाहर क्या निकला, 0 डालने पर 2 निकला। इसमें हमने 1 फेंक दिया तो 1 फेंकने पर क्या निकला 3 निकला। तो इस फंक्शन में हम कुछ डाल रहे हैं और हमें उस डालने से कुछ वैल्यू मिल रही है। इस फंक्शन में हम कुछ डाले और उसको डालने से हमें कुछ वैल्यू मिली। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ना ये ट्रीट करता है लाइक अ मशीन। मशीन का भी यही रोल होता है। हर मशीन का एक इनपुट होता है और वो उस इनपुट को पा करके एक उसके लिए आउटपुट देता है। तो यहाँ पर मान लो कि इस मशीन के अंदर हमने कुछ डाला, जैसे यही अगर मशीन है, इस मशीन में हमने क्या डाला था 0, और जब इस मशीन में हमने 0 डाला था तो मशीन के बाहर क्या निकला था, मशीन के बाहर 1 निकला था कि 2 निकला था। इस मशीन में हमने क्या डाला था 1 डाला, तो जब इस मशीन में हमने 1 डाला तो इस मशीन में से क्या निकला था 3 निकला था। तो फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से ट्रीट करता है, लाइक अ मशीन, एक मशीन की तरह ट्रीट करता है। इस मशीन के अंदर जो हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालते हैं ये कहलाता है इनपुट, और यही इनपुट हमारे उस डिफिनीशन में क्या था डोमेन का काम कर रहा था, और जो डालने पर वैल्यू बाहर निकलती है फंक्शन में से होकर वो कहलाती है रेंज। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन, फंक्शन एक मशीन की तरह बिहेव करता है जिसमें एक पर्टिकुलर इनपुट डालने पर एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब यहां पर एक इनपुट डालने पर 2 आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, एक इनपुट डालने पर 2 आउटपुट अगर मिल गया इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। 2 इनपुट डालने पर 1 आउटपुट मिले ये चलेगा। ठीक है, जैसे फ्लोर मिल है मान लो। ठीक है, ये क्या है, एक फ्लोर मिल है गेहूं पीसने वाली मशीन। इसके अंदर गेहूं डालेंगे तो भी आटा निकलेगा, चावल डालेंगे तो भी आटा निकलेगा, दाल डालेंगे तो भी आटा निकलेगा। आटा अलग अलग क्वालिटी अलग अलग वैरायटी का होगा, उसमें डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर गेहूं डालेंगे तो बाहर से जो है इधर से चावल का भी आटा निकलने लगेगा, इधर से गेहूं का भी आटा निकलने लगेगा, इधर से दाल का भी आटा निकलने लगेगा। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर कभी कहीं पे कहीं क्रिएट होती है तो वहां उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलते, उसको मशीन नहीं बोल सकते। तो यहां पर
जो ये मैकेनिकल डिफिनीशन हो गई फंक्शन की, वो क्या हो गई कि ईच एंड एवरी डिफाइंड इनपुट, जो भी हम इसके अंदर इनपुट डालेंगे, हैव अ यूनिक आउटपुट, उसका एक यूनिक आउटपुट होगा। ठीक है, तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन, फंक्शन एक मशीन की तरह ट्रीट होता है जिसमें एक इनपुट पर एक आउटपुट मिलता है। अब यहां पर हम लोग डिफिनीशन समझेंगे डोमेन की। आखिर डोमेन क्या है यहीं से हमको डोमेन क्लियर हो जाएगा। ये डोमेन है, ठीक है। डोमेन का मतलब वो वैल्यू जो फंक्शन में रखी जाती है। जैसे यहां पर हमने फंक्शन रखा था fx = 3x² - 2x + 2, उसमें x की वैल्यू हम रखते जा रहे थे, 2 रखो, 4 रखो, 9 रखो, 12 रखो, 16 रखो, हमको y की एक अलग अलग वैल्यू मिलती जा रही थी। तो वहां पर जो डोमेन था वो क्या था, वो जो x की वैल्यू रख रहे थे, और रेंज क्या था, जो y की वैल्यू मिल रही थी। अब यहां पर डोमेन और रेंज को यहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। डोमेन तो यहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी, बट रेंज हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। यहां पर इस फंक्शन के अंदर जो भी हम यहां ऑब्जेक्ट इनपुट करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे, वो एक आउटपुट देगा। हाँ, लेकिन क्या हर इनपुट पर एक आउटपुट मिलेगा? अब बात को यहां समझने की कोशिश करो। मान लो ये फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल मतलब गेहूं पीसने की मशीन। गेहूं पीसने की मशीन है, मतलब क्या, इसके अंदर कुछ इनपुट करेंगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा। इस गेहूं पीसने की मशीन में अगर मान लो गन्ने का टुकड़ा करके डाल दिया जाए, या गेहूं पीसने वाले की दुकान पर तुम गन्ना या मौसम्मी या संतरा या केला ले जा करके दे दो और बोलो कि इसको पीस दो या इसका जूस निकाल दो, तो क्या ये मशीन ऐसा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन है ये गन्ने का जूस निकालने के लिए नहीं है। तो इस मशीन का इनपुट इस मशीन के हिसाब से अलग है। ऐसे ही जो गन्ना का जूस निकालने वाली मशीन है, उसके यहाँ एक बोरा गेहूं ले जाकर रख दो और बोलो कि सर शाम को आएंगे, इसको पीस के रखिएगा, तो क्या वो पीसेगा? नहीं पीसेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मशीन है, उसका फंक्शन अलग है, उसकी मशीन का इनपुट अलग है। ठीक है, उसकी मशीन का इनपुट अलग है। उसकी मशीन में क्या जाएगा? गन्ना। और फ्लोर मिल वाली मशीन में क्या जाएगा? कोई अनाज, जिसको हमें क्या करना है? पीसना है, तोड़ना है या बारीक करना है। तो जिस तरीके से मशीन में अलग अलग मशीन का अलग अलग इनपुट होता है, एक मशीन जिसमें गन्ना डाल रहे हैं, एक मशीन जिसमें गेहूं डाल रहे हैं, तो ये दोनों मशीन का फंक्शन अलग है, इन दोनों मशीन का इनपुट अलग है। इसी तरीके से अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, इनके अलग अलग इनपुट होते हैं, और इनके जो इनपुट्स होते हैं, उसी इनपुट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ऐसे समझ लो, मान लो कि हम यहाँ पर एक मशीन लेते हैं और इस मशीन का नाम है रूट मशीन। क्या मशीन का नाम है? रूट मशीन। रूट मतलब वही अंडर रूट वाला रूट जो तुम लोग जानते हो, ठीक। और मान लो कि किसी ने बोला कि इस मशीन को ये बताओ कि इसके अंदर हम इनपुट करें तो क्या होगा। तो इसके अंदर हम इनपुट अगर करने जाएं और कोई बोले कि 2 रखो तो अच्छी बात है, या कोई बोले कि 4 रख दो तो 4 रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर 2 निकल करके आएगा। कोई बोलेगा 9 रख दो तो ठीक है, बाहर 3 निकल के आएगा। अगर कोई बोले कि -4 डाल दो, तो तुम इस मशीन के अंदर क्या -4 डाल सकते हो? तुम इस मशीन में अगर -4 डालोगे तो -4 जैसे ही रूट के अंदर आएगा, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इमेजिनरी हो जाएगा, यानी कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी जो मशीन होगी वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इनपुट जो तुम्हारी मशीन के लिए बना हो, वही उसका इनपुट या डोमेन कहलाता है। तो ये जो रूट मशीन है, इस रूट मशीन के अंदर जो तुम इनपुट करोगे ना, वो निगेटिव का इनपुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि निगेटिव इनपुट करने पर इस मशीन में किसी भी रियल आउटपुट के आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो रखेंगे वो भी रियल, और जो मिलना चाहिए वो भी रियल होना चाहिए। तो यहां पर -4 हमने जो रखा वो तो रियल था, -4 इज अ रियल नंबर, लेकिन उस -4 को इसके अंदर डालने पर जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो अंडर रूट में -4 मिल रहा है, जो कि रियली पॉसिबल नहीं है। रूट -4 इज नॉट रियली डिफाइंड। वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको 2 आयोटा पढ़ते हैं, वो अलग इशू है, अलग केस है। यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। यहां पर हम लोग उस चीज को लेकर के नहीं आएंगे कि सर कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पढ़े थे तो डिफाइंड था, वो अलग इशू था, वो अलग केस था, उस पर अलग से चर्चा होगी।
यहां बस ये ध्यान में रखो कि यहां जो फंक्शन हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, यहां इनपुट में भी आयोटा नहीं डालेंगे, ठीक है, और आउटपुट में भी हमको आयोटा का फॉर्मेशन नहीं चाहिए, यानी हमारा इनपुट भी शुद्ध होना चाहिए, रियल होना चाहिए, और आउटपुट भी हमारा रियल होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी मशीन को अनडिफाइंड कर दे, जो हमारी मशीन को खराब कर दे, उस ऑब्जेक्ट को हम अपनी मशीन के इनपुट में यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हम डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन से सोचें या फंक्शन की लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी टर्म जो हमारे इस फंक्शन को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को अनडिफाइंड करता हो, वो हम इनपुट में यूज नहीं करेंगे। यानी कि हम डोमेन क्या बोल सकते हैं, डोमेन को क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डोमेन इज द रियल नंबर, डोमेन वो रियल नंबर है फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। इनपुट ऑफ एफ क्या है, तो यहां पर इस मशीन का इनपुट क्या है, इस मशीन का इनपुट वो है जिसके लिए ये मशीन काम कर रही है, जिसके लिए ये मशीन बनी हुई है। तो ये मशीन अगर फ्लोर मिल है तो यहां पर हम लोग जो डालेंगे वो ऐसी चीज ही डालेंगे जो पिसाई का काम करे, ठीक है, जिसको पीसा जा सके। इसके अंदर गन्ना नहीं डाल सकते, इसके अंदर मुसब्बी नहीं डाल सकते, तो इसका डोमेन जो होगा वो क्या कहलाएगा, या इसका इनपुट क्या कहलाएगा, तो इसका इनपुट गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ऐसी चीज जिसको पीसना है। यहां पर इसी तरीके से इनपुट क्या हो गया, तो इसके अंदर जो इनपुट होगा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स विथ जीरो, जीरो भी डाल सकते हो तुम। अगर इसके अंदर जीरो डालोगे तो बाहर क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा, अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन निगेटिव नहीं डाल सकते। तो यहां पर जो तुम्हारा डोमेन हो गया वो क्या हो गया कि रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो सभी के सभी इस मशीन में इनपुट का काम करेंगे। लेकिन इस मशीन में अगर निगेटिव नंबर डाल देंगे तो वो हमारी मशीन को गड़बड़ कर देगा, वो हमारे इनपुट का काम नहीं करेगा। तो यहां से हम लोग डोमेन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो देखो। domain of the function is the set of all the real numbers for which फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन क्या है, तो किसी भी फंक्शन का डोमेन वो रियल नंबर है जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा, जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे छोटा मोटा हम यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी अभी हम क्लासिफिकेशन में इन सारी चीज़ों को पढ़ के अलग से डोमेन डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो कोई बोल दे कि एफ एक्स एक फंक्शन है, हमने अभी फंक्शन बताया था वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, या एक एक्सप्रेशन है, ये मान लो कोई लिख दे कि अंडर रूट में एक्स है, ठीक है। तो यहां पर अगर तुमसे कोई डोमेन पूछे तो यहां डोमेन क्या बोलोगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बोलोगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर तो होता है, हम जो भी इसके अंदर रख सकते हैं, जो भी यहां पर रख सकते हैं जिसके लिए ये डिफाइंड हो, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, लेकिन -1, -2, -3 ये नहीं रख सकते। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर विथ जीरो। ये नोटेशन होता है, क्या होता है, r प्लस जीरो का मतलब हो गया कि रियल नंबर, आप प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर और नीचे जीरो लिख दिया, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर विथ जीरो। इसको डिनोट किया जाता है 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 से, अभी इंटरवल पे भी हम चर्चा कर देते हैं। तो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी 0 भी हमारे डोमेन में है और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारा का सारा रियल नंबर हमारे डोमेन में है, लेकिन निगेटिव वाला पार्ट यहाँ डोमेन में नहीं है। इसी तरह से अगर मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं और बोल दें कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स में यहाँ पर ये मॉडुलस मशीन हो गई, कैसी मशीन हो गई, मॉडुलस। इस मॉडुलस मशीन के अंदर तुम 1, 2, 3 रखोगे तो भी वही, वह -1, -2, -3 रखोगे तो भी वही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मशीन प्लस माइनस निगेटिव पॉजिटिव जीरो किसी को भी रखोगे कभी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर इस फंक्शन का जो डोमेन लिखेंगे डी एफ, वो क्या हो जाएगा आर। आर मतलब ऑल द रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर मतलब -∞ से इन्फिनिटी सब कुछ।
इस मशीन में तुम कुछ भी डाल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसे ही एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हम बोल दें कि एक फंक्शन एफ एक्स है और वैल्यू है 1/x - 1। यहां पर x की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है इनपुट, इनपुट ही तुम्हारा डोमेन है। इसके अंदर तुम 2 रखो अच्छी बात है, 3 रखो अच्छी बात है, 4 रखो अच्छी बात है, -1 रखो अच्छी बात है, -2 रखो अच्छी बात है। लेकिन इस मशीन में अगर तुम x के जगह 1 इनपुट कर देते हो, इस मशीन में अगर तुम 1 फेंक देते हो, तो जैसे इस मशीन में तुम 1 डालोगे ना, तो इस मशीन में 1 डालते ही नीचे डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। और हम ये जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो सिस्टम अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहां पर x के जगह अगर तुम 1 पुट करोगे तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और हमने अभी क्या बोला था कि डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफिनीशन क्या है, तो वो रियल नंबर जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। यहां पर x के जगह अगर 1 रखा जाएगा तो ये फंक्शन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी जो है सिंबल है किसका, अनडिफाइंड का। तो यहां x के जगह 1 पुट करने पर ये पूरा का पूरा सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि इसका जो डोमेन होगा वो होगा तो सब कुछ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब कुछ होगा, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे 1 को। 1 हम नहीं लेंगे, 1 जो एक नंबर है उसको छोड़कर सब कुछ, ठीक है। यानी इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 1 के अगर डोमेन की बात की जाए तो हम बोलेंगे कि इस मशीन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, मशीन हमेशा काम करेगी। लेकिन एक बार इस मशीन में अगर हम x के जगह 1 पुट कर दिए तो ये मशीन हमारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोगों ने डोमेन देखा, फंक्शन की डिफिनीशन देखी, फंक्शन की डिफिनीशन देखी, डोमेन देखे, कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी यहाँ पर ये नोटेशन लिखने में, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी ये क्लोज हो गया बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट। हो सकता है कि कुछ लोग 11th का बेसिक इनइक्वालिटी पढ़े हो तो उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बट कुछ लोगों को निश्चित तौर पे ये लग रहा होगा कि यहाँ सर बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा दिए, ऐसा तो नहीं कि गलती से लगा दिए कि दोनों छोटा या दोनों बड़ा होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग अभी इनइक्वालिटी में डिस्कस कर लेंगे, 2 क्लास, 1 क्लास, 3 क्लास, जितने में हो जाए। और इनइक्वालिटी के बाद से फिर हम लौट करके इस फंक्शन पे आएंगे। यहाँ पर फंक्शन की डिफिनीशन हमने समझा दी, फंक्शन को हम एक तरीके से और यहाँ पे डिफाइन करते हैं। वो भी एक डिफिनीशन है फंक्शन की, उसको भी यहीं पर हम लोग खत्म कर लेते हैं ताकि फिर फंक्शन की किसी भी तरीके की कोई डिफिनीशन ना रह जाए। ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। ग्राफ से हम लोग फंक्शन को पहचानेंगे, ठीक है। फोटो बना करके दे दिया जाए और तब हम पहचानें कि ये कैसा फंक्शन है। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, जो हम ग्राफ की बात करेंगे ना, तो हमने यहाँ पर आपको फंक्शन जब शुरू किया तो बताया कि इनपुट x से डिनोट करेंगे, आउटपुट को y से डिनोट कर देंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन जनरल हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों के लिए x किसका काम कर रहा है, इनपुट का, इनपुट मतलब डोमेन का, और y किसका काम कर रहा है, आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ जब ग्राफ की बात की जाएगी तो ग्राफ में जो तुम ग्राफ देखते हो उसमें ये x एक्सिस और ये जो y एक्सिस होता है, इसमें ये जो x एक्सिस होगा ये फिलहाल किसका काम करेगा, इनपुट का, इनपुट मतलब डोमेन का, और ये हमारा किसका काम करेगा, आउटपुट का मतलब रेंज का। अब ये कोई कसम नहीं है कि ये डोमेन और ये रेंज ही होगा या क्यों ऐसा होगा, तो इसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग यहाँ पर डोमेन को, x को डोमेन पे टोटल पूरे चैप्टर में करेंगे और यहाँ y पर पूरे टोटल चैप्टर में रेंज को करेंगे। इन जनरल ऐसा ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसका कोई रूल नहीं है, तुम्हारी इच्छा हो कि नहीं हम तो इनपुट इस पे करेंगे, आउटपुट इस पे करेंगे, डोमेन यहाँ करेंगे, रेंज यहाँ करेंगे, तो तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम पलट लो, उलझ जाओगे उस सब चक्कर में। तो यहाँ पर पहले समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो वो घुमाना भी अपने आप सीख लोगे। तो अभी फिलहाल बस इतना ही दिमाग में रखो। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ से। तो हम लोग अभी फंक्शन में क्या पढ़े थे, इनपुट क्या पढ़े थे कि हर एक इनपुट के लिए क्या डेफिनेशन पीछे पढ़े थे, हर एक इनपुट के लिए एक एग्जैक्टली
आउटपुट मिलना चाहिए, एग्जैक्टली एक आउटपुट मिलना चाहिए। यानी x की एक वैल्यू के लिए, इनपुट मतलब x की एक वैल्यू के लिए क्या मिलना चाहिए, एग्जैक्टली एक y मिलना चाहिए। यानी कि अब हम यहां पे अगर ग्राफ बनाए, इस तरीके का कुछ हम ग्राफ बना लेते हैं। मान लो हम ऐसे एक ग्राफ बना दिए, ठीक है। यहां पर हम एक और ग्राफ बना देते हैं x और y, ठीक है। ये किसी का ग्राफ है, किसी का फोटो है। एक फोटो हम यहां और बना देते हैं, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। यहां देखो, तुम जितना भी x देख रहे हो, हर x का क्या है, एक ही y है। ये जो x है इसके कितने y है, एक y। इस x का जितने भी x हैं, हर x का एक ही y है। देख रहे हो, हर x के लिए कितने y हैं, एक। यहां हर x के लिए एक y है, ठीक है। यहां पर भी हर x के लिए एक ही y है। जितने भी x हैं सबके लिए एक ही y मिल रहा है। लेकिन यहां पर देखो, ये देखो, एक x के लिए ये एक x है, इस x के लिए एक ये y मिला, एक ये y मिला, एक ये y मिला। एक x के लिए कितने y मिल गए, 3 y मिल गए, ठीक है। x की एक वैल्यू है और y की 3 वैल्यू है। देखो यहाँ पर y की वैल्यू y1 हो गई, यहाँ पर y की वैल्यू y2 हो गई, यहाँ पर y की वैल्यू y3 हो गई। लेकिन इन तीनों केस में x तो सेम है। इन तीनों, इस पूरी लाइन में x की वैल्यू हर जगह सेम होगी। ये पूरा x हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली ये क्या हो गई, ये x y3 हो गई, ये x y1 हो गई, ये x y2 हो गई। यानी अगर हम डायग्राम से इसको समझें तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक x है और y1 y2 y3 3 है। बोलो, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन बोलोगे? ये सन और ये फादर नहीं बोलोगे। तो इस फोटो को देख करके ग्राफिकली अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ऐसा ग्राफ जिसमें एक पर्टिकुलर x पर हमें एक ही y मिले, तो वहां पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अब इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं लैंग्वेज में थोड़ा सा। If y is equal to fx be an expression, हम यहां पे फंक्शन नहीं बोल रहे हैं, हम y is equal to fx को अभी फिलहाल एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर y बराबर fx एक्सप्रेशन है तो सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to fx। y is equal to fx का हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे तो अभी हम लोग ग्राफ में आगे पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मान लो ग्राफ हमको दिया हुआ है, ठीक है। बनाना होगा तो बना भी लेंगे, और अभी हम लोग ये मान लेंगे कि ग्राफ हमें दिया रहेगा, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to fx, ये जो एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक। ड्रॉ, या ऐसे सीधे लिखो, इफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन कट द कर्व एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देन y is equal to fx will be a function, ठीक है। और if cut more than 1 point, then it will not be a function, only a relation between x and y। तब हम इसको क्या बोलेंगे? केवल x y में एक रिलेशन बोल देंगे। फंक्शन, उस रिलेशन को नाम नहीं देंगे। फंक्शन भी होगा तो रिलेशन ही होगा, बट उस रिलेशन को एक पर्टिकुलर नाम फंक्शन दे सकते हैं।
तो वही चीज जो अभी बोले वही चीज यहां पर लिख दी है। तो जैसे मान लो कि अगर हम फिगर बना देते हैं, एक इस तरीके का हमने ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने खींची, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कहाँ कट कर रही है, एक पॉइंट पर। कहीं पर भी तुम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लोगे, हर लाइन तुम्हारे ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन, ये फंक्शन होगा। यस। और अगर मान लो कि ऐसी सिचुएशन बन जाए, इस तरीके का अगर केस बन जाए, यहां पर तुम देखो, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींच देते हो, देखो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन खींच दी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हमारा ग्राफ को कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बोलेंगे नो, नॉट अ फंक्शन। ठीक है। ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो किसी भी ग्राफ को देख करके हम कैसे पहचानेंगे, और बात तो समझ ही गए क्यों ऐसा हो रहा है। एक x के लिए एक y, हमने डायग्राम से भी यहाँ पे आपको समझाया भी था, एक x पर एक इनपुट पर क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इनपुट पर एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलना चाहिए। एक x पर एक y, और ये बोल रहा है एक x पर 3 y, मोर देन 1 y, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है और ये हमारा फंक्शन होगा। तो ग्राफ देख करके हम लोग इस तरीके से समझ जाएंगे। जैसे अभी कुछ लोग 11th में सर्कल वगैरह का पार्ट पढ़े होंगे, इसको नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को नोट करते रहो। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा चला गया वीडियो केवल फंक्शन की डिफिनीशन समझने में, तो ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी बढ़िया रहेगी उतना अच्छा रहेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक एग्जाम्पल देखे थे, याद करो शुरू में जब स्टार्ट किए थे, एक्सप्रेशन जब लिख रहे थे, जब a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखे थे, उसमें बोले थे r की अलग अलग वैल्यू के लिए a की अलग अलग वैल्यू मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, x हमने रखा था 16, तो y की वैल्यू हमको ±3 मिली थी, तो ये फंक्शन नहीं था। तो जो लोग सर्कल पढ़े होंगे क्लास 11th में, याद होगा इसका फिगर, ये एक सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है। कैसा सर्कल है, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस इसका कितना है 5। तो हम इस सर्कल का फिगर यूं बना सकते हैं क्या। अब इस सर्कल का फिगर अगर यूं बनेगा, ये x हो गया और ये y हो गया, तो देखो क्या ये फंक्शन है, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन इसको कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। यानी एक x के लिए, एक पर्टिकुलर x के लिए हमको 2 y मिल रहे हैं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो ये ग्राफिकल डिफिनीशन थी, ग्राफिकली भी हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके आप पूरे सिस्टम में, अभी जो आज की क्लास हुई, इस पूरे क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा वो पूरा का पूरा फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश की अलग अलग तरीके से। एक बार समरी पे हम थोड़ा सा इसको एक बार और देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइंड किया रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और सेट का यूज़ करके, ठीक है। फिर मैथमेटिकली उसको डिफाइन किया गया कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए या किसी इनपुट के लिए हमको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलेगा, उसको हम लोग, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। फिर हमने मैकेनिकली उसको समझने की कोशिश की कि फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन, फंक्शन एक मशीन की तरह बिहेव करता है, जिसमें हम जिस तरीके से मशीन में हम कुछ इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है, ऐसे फंक्शन में भी कुछ हमें इनपुट डालना होता है और इनपुट से हमको आउटपुट मिलता है। वहीं पर हम लोगों ने डोमेन और रेंज को भी समझने की कोशिश की कि डोमेन क्या था, तो डोमेन क्या होता है, तो इनपुट को ही हम लोगों ने डोमेन नाम दे रखा था। तो जिस तरीके से मशीन में अलग अलग डिफरेंट मशीन का इनपुट डिफरेंट होता है, अलग अलग मशीन का अलग अलग इनपुट होता है, अलग अलग आउटपुट होता है, इसी तरह से फंक्शन के लिए भी अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डोमेन होता है, अलग अलग रेंज होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर मशीन का जो इनपुट था वो क्या था, वो ऑब्जेक्ट जो उस मशीन को खराब न होने दे, यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो उस मशीन के फंक्शन को बिगाड़ देगा वो उसका इनपुट नहीं कहलाएगा। ऐसे ही हम लोग फंक्शन के लिए, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझे डोमेन को, कि डोमेन क्या है, तो किसी भी फंक्शन का डोमेन ऐसा रियल नंबर है, चूंकि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं इसलिए हम लोग जो भी बात करेंगे यहाँ पर गेहूं, चावल, आटा और गन्ने की बात नहीं होगी, यहाँ पर वो तो एग्जाम्पल
लेके समझा गया था, यहाँ पर जो बात होगी वो रियल नंबर की बात होगी, रियल नंबर सेट की बात होगी, चाहे वो डोमेन हो चाहे वो रेंज हो। तो यहाँ पर डोमेन क्या है फंक्शन का, तो फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है। कौन सा रियल नंबर है? जिस रियल नंबर के लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड मतलब ऐसा रियल नंबर जो हमारे फंक्शन को खराब कर दे, अनडिफाइंड कर दे, वो हम डोमेन में नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक और यहां पर फिगर बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं। अब यहां पर एक आखिरी में बात कर लेते हैं। पूरी डिफिनीशन के समरी के बाद हम लोगों ने जो डिफिनीशन पढ़ी थी उस डिफिनीशन को अब सुधारते हैं। उस डिफिनीशन में कहा गया था कि सम एक्सप्रेशन विच वेयर ईच इनपुट, ठीक है, हमने बोला था कि सम एक्सप्रेशन वेयर ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। ईच इनपुट का मतलब क्या? ईच इनपुट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ डाल देना है उसके अंदर, ठीक है। ईच इनपुट का मतलब वो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है, वो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। जैसे मान लो कि तुमसे बोला जाए कि बताओ ये किसका ग्राफ है, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन की डिफिनीशन बोलती है कि हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, केवल एक आउटपुट होना चाहिए। तो यहां पर देखो y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे तो हमने क्या बताया कि y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन खींचते हैं वो हमारे फंक्शन को केवल और केवल एक पॉइंट पर काटना चाहिए, न तो एक से कम न तो एक से ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर बोलो कि सर ये तो ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने खींचा, एक जगह काटा, यहां भी खींच रहे हैं तो एक जगह काट सकता है, यहां भी खींचेंगे तो एक ही जगह काटेगा, यहां भी खींचेंगे तो एक ही जगह काटेगा, तो अच्छी बात है। जहां भी खींचेंगे एक जगह ही काट रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ये नहीं समझ में आई कि ये जो लाइन है ये तो हमारे ग्राफ को कहीं नहीं काट रहा है, और आपने कहा था कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर काटेगा तो ही हम उसको फंक्शन बोलेंगे। तो हमने बोला था कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ईच इनपुट है एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो यहां पर ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे ग्राफ को कहीं नहीं काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है। तो क्या हम ये बोल देंगे कि ये फंक्शन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। एक्चुअल में ये जो फोटो बना है ये फोटो इसका है। अभी हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे तो देखेंगे। fx इज इक्वल टू 1/x का ये फोटो बना हुआ है। fx इज इक्वल टू 1/x का जो फोटो बना है, इस फोटो में इनपुट है क्या? इनपुट इसका क्या होगा? इसका इनपुट क्या होगा? तो इसके इनपुट का मतलब इसका डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल नंबर। लेकिन क्या तुम यहां x के जगह 0 पुट कर सकते हो? बोलो, क्या यहां x के जगह 0 पुट कर सकते हो? क्योंकि अगर तुमने यहां x के जगह 0 पुट किया तो ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। और हमने बोला था कि ऐसा कोई भी नंबर जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे, जो मशीन को खराब कर दे, वो इनपुट में नहीं लिया जाएगा, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब ये जो इनपुट आया, इस इनपुट की बात हो रही थी। अब डिफिनीशन क्या हो गई कि सम एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस वेयर ईच इनपुट विच बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। डिफिनीशन समझ में आई? सारा का सारा एक्सप्रेशन, ऐसा सभी एक्सप्रेशन जिसमें सारे इनपुट जो उसके डोमेन में हो, वो डालने पर एक और केवल एक ही आउटपुट मिले, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। यहां पर हम लोग 0 डाल ही नहीं सकते। अब ये नहीं बोलेंगे कि सर हर इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलना चाहिए, तो यहां तो 0 डालने पर कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअल में बच्चा यहां पर 0 इनपुट है ही नहीं है। जो उस फंक्शन का इनपुट होगा उसी इनपुट पे आउटपुट की बात कर रहे हैं। इसमें 1 डालो, देखो 1 पे 1 ही मिलेगा, 2 डालो 1/2 मिलेगा, 3 डालोगे तो 1/3 मिलेगा, 3 डालने पर 2 वैल्यू नहीं मिलेगी, 4 डालने पर 2 वैल्यू नहीं मिलेगी, या ऐसा भी नहीं होगा कि 4 डालने पर कोई वैल्यू ना मिले। अब तुम बोलोगे सर 0 डालने पर तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो 0 हम इसमें डालेंगे ही नहीं, क्योंकि इनपुट का मतलब ही हुआ कि डोमेन, जो इसका डोमेन होगा वही डालना है। और डोमेन का एलिमेंट डालने पर हमें बाहर एक एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है?
ये भी ग्राफ हमारा फंक्शन का ग्राफ है। अब बोलोगे कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको कहीं नहीं काट रही है और डिफिनीशन लिखवाया गया है कि एग्जैक्टली वन पॉइंट पे काटना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये हमारे डोमेन के अंदर लाइन है ही नहीं है, और जब डोमेन के अंदर नहीं है तो वो नहीं काटेगी। अब बोलो कि सर ये तो सर्कल हमने बना दिया और बोला कि ये सर्कल के बाहर एक लाइन है, सर्कल के बाहर एक लाइन, ये तो वाई एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रही है, तो ये वाई एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है या फंक्शन है। अब कोई बच्चा बोले, शैतान बच्चा, कि नहीं सर ये देखिए ये तो वाई एक्सिस को एक ही जगह टच कर रही है, तो क्या हम इसको फंक्शन बोल दें? तो ऐसे नहीं देखना है, इस तरीके से नहीं देखना है। इनपुट का मतलब वो रियल नंबर जो डोमेन में बिलोंग करता हो, और जो डोमेन में बिलोंग कर गया उसको रखने पर एक वैल्यू मिलनी चाहिए, यही हमारा यहाँ पर फंक्शन का डिफिनीशन है। ठीक है, तो इसको आप लोग ढंग से देख करके फंक्शन की डिफिनीशन को समझ लीजिए। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन को रोक करके बेसिक इनइक्वालिटी में हम लोग रैशनल इनइक्वालिटी, इर्रेशनल इनइक्वालिटी, सारी चीज़ों को डिस्कस करके और तुरंत हम लोग फंक्शन पे आ जाएंगे, और फंक्शन को वहाँ पर एक बार हल्का सा समरी दे करके और फिर हम लोग ग्राफ में इंटर कर जाएंगे। ओके, थैंक यू।